प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज इसराना से आज बीए फाइनल की क्लास 5th सेम की क्लास को कृषि उत्पादकता क्या होती है इस बारे में बताएंगे और कृषि उत्पादकता के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कृषि उत्पादकता के पिछड़ेपन के जो कारण हैं उसको किस प्रकार से आप दूर करेंगे या सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई हैं उस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कृषि क्या होती है, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि है वो अंग्रेजी के अंदर इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर माने खेती करना। किसी भी खेत के अंदर फसल उगाना, खेती करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हमें एग्रीकल्चर कहते हैं। और वैसे एग्रीकल्चर है वो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाग है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि न केवल इन्वेस्टमेंट का साधन है बल्कि निर्यात और राष्ट्रीय आय का भी सबसे बड़ा क्या है साधन माना जाता है। ठीक है, तो कृषि का यदि महत्व देखें हमें तो कृषि के अंदर रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई है। रोजगार के अंदर क्योंकि कृषि के अंदर आज भारत के हिसाब से देखें, हमें भारत की दृष्टि से देखें तो लगभग 50% के लोग तो आज भी क्या करते हैं, खेती बाड़ी के अंदर काम करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र वो रोजगार का सबसे बड़ा साधन माना जा रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि हो रही है। भारत में 18.1% के लगभग आज राष्ट्रीय आय के अंदर कृषि का ही भाग जाता है भाई। तो इससे सिद्ध होता है कि कृषि का बहुत बड़ा भाग हमारा राष्ट्रीय आय के अंदर जाता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल है भाई, कृषि क्या है? उद्योगों के लिए कच्चा माल। क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लो वस्त्रों की जरूरत है तो कहाँ से आएंगे? कृषि क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार लोहे का है, कच्चे माल खदानों से आएंगे। और इसी प्रकार से जूट है, चाय है, पटसन है, ये जो फसलें होती हैं ये किससे आती है? सारी कृषि क्षेत्र से आती है। तो कृषि क्षेत्र वो कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। फिर भाई कृषि है वो एक उद्योग और कृषि के अंदर आपस में संबंध है। कृषि उद्योगों में उद्योग कृषि में कृषि क्षेत्र में जितने यंत्र बनते हैं, कृषि क्षेत्र के लिए जितने यंत्र बनते हैं, ट्रैक्टर, हड़म्बा है, थ्रेसर है, नहरो है, ये सारे किससे बनते हैं? उद्योग से बनते हैं। तो उद्योगों की स्थिति मजबूत और फिर उसके बाद कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या होती है? मजबूत हो जाती है। और अगर इसमें महत्व देखें हम, सरकार को आय प्राप्त होती है भाई। सरकार कई स्टेटों के अंदर माल गुजारी कर, भूमि कर, सिंचाई कर, बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जिनके द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं भाई। तंबाकू है, चाय है, कॉफी है, इनको ऊपर शुल्क लगाने से भी आय बढ़ती है। कृषि और विदेशी व्यापार की दृष्टि से देखिए कृषि क्षेत्र भी क्या है? काफी मजबूत पाया जाता है भाई। चाय है, जूट है, ये इनकी कई रबड़ है, इनका निर्यात करते हैं हम। ये किससे पैदा होते हैं? कृषि है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर माना जाता है भाई। आंतरिक व्यापार में भूमिका है। अगर किसी स्टेट में कोई चीज नहीं होती है तो वो कहां से है? कृषि क्षेत्र से दूसरे स्टेट से क्या कर सकते हैं? हमें व्यापार के रूप में मंगवा सकते हैं, आयात निर्यात के रूप में कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं भाई। पूंजी निर्माण का साधन है भाई। हमारे देश के अधिकतर पूंजी कृषि में लगी हुई है। स्थायी पूंजी की दृष्टि से खेतों का स्थान देश में सबसे ऊंचा है भाई। देश के करोड़ों रुपए की पूंजी सिंचाई के साधन, पशुओं, खेती के औजार, ट्रैक्टर, सब मशीनें आदि गोदामों में लगे हुए हैं। तो नक्शे का विचार है कि भारतीय कृषि में जो छिपी हुई बेरोजगारी है, अगर उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करेगा। इससे संबंधित एक लुईस अर्थशास्त्री है भाई, उन्होंने एक मॉडल भी दिया है कि जो लोग या जो श्रमिक जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उस क्षेत्र में उनकी सीमांत उत्पादकता क्या है? नेगेटिव है या जीरो है। अगर उस लेबर को सारी हटा करके ऐसे क्षेत्र में लगा दी जाए जहां पर उनकी सीमांत जो उत्पादकता वो क्या है? पॉजिटिव होगी, तो उससे लेबर को भी फायदा और देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा? फायदा होगा। तो श्रम की असीमित पूर्ति के नाम से सिद्धांत है, श्रम की असीमित पूर्ति के नाम से सिद्धांत लुईस का। तो उन्होंने ये दिया था निर्माण पे बचत का स्रोत, आर्थिक विकास का बताया दिया, सामाजिक और राजनीतिक महत्व है। राजनेता जितने भी वोट्स आते हैं कहां से लेते हैं? ज्यादातर कृषि क्षेत्र वाले लोग में लग रहे हैं, उनके पास ही उनको पहला कुछ लेते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन वहां पर आप राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं। समाज के रहन सहन, खान पान, भाषा, सांस्कृतिक सारे जो विचार है वो कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं। क्योंकि वहां लोग इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं,
सारे क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं। तो ये महत्व थे 5। उसके बाद तो हमें पसंद करना था वो था कृषि उत्पादकता भाई। क्या था? कृषि उत्पादकता। नाम से स्पष्ट है भाई, कृषि में उत्पादन करने की क्षमता। कृषि उत्पादकता से अभिप्राय है कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन और इसमें प्रयोग किए गए भाई, इसमें प्रयोग किए गए साधन भाई। कृषि यानी उत्पादन के साधन, कृषि उत्पादन के साधन, कृषि उत्पादन के साधन। कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन के साधनों के बीच में जो संबंध दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? कृषि उत्पादन कहते हैं। समझ गया आप? जैसे मान लो ट्रैक्टर है, सिंचाई के साधन है, नहर है, सड़क, ये ट्यूबवेल है, इनको लगा करके उत्पादन किया जाए। उनके बीच जो रिलेशन देखा जाए भाई, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट, नेगेटिव प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है? उत्पादकता है। देसी भाषा में आप कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन को उत्पादित करने के लिए जो भी साधन लगे हैं, चाहे श्रम हो चाहे मशीन हो, उन और उत्पादन के बीच क्या रेशो है, क्या संबंध है, इस संबंध को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कृषि उत्पादक। क्या कहते हैं? कृषि उत्पादक। ठीक है भाई, समझ गए आप? देख सकते हो आप इसके अंदर कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि के क्षेत्रफल ही पर निर्भर नहीं है, यानी भूमि के उपजाऊपन या भूमि की स्थिति पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसकी उत्पादकता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? इसकी उत्पादकता के ऊपर भी निर्भर है। कृषि उत्पादकता से अभिप्राय कृषि उत्पादन और उत्पादन के साधनों में संबंध प्रकट करती है। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता द्वारा कुशल उत्पादन व उसमें होने वाले परिवर्तन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन व उसमें होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसका मतलब यह है कि कृषि उत्पादन है वो किन किन से ज्यादा होता है, किन किन से कम होता है, इनके बीच जो संबंध दिखाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कृषि उत्पादकता का नाम देते हैं। क्लियर भाई? इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखा ना मैंने, इसको प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। तो सबसे जो पहला आता है वो है सिंचाई सुविधाएं भाई। सबसे पहले क्या है? सिंचाई सुविधाएं। सिंचाई सुविधाएं ये अगर किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, ट्यूबवेल अच्छे हैं, नहर अच्छे हैं, तालाब अच्छे हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, नलकूप अच्छे हैं, पानी की और भी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो निश्चित तौर पर कृषि उत्पादकता क्या होगी? ज्यादा होगी। वहां कृषि उत्पादन बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और किसी भी क्षेत्र में कृषि के साथ साथ सिंचाई के जो साधन है वो अगर पिछड़े हुए हैं, पुराने हैं, अच्छे नहीं है, काम सही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कृषि उत्पादकता क्या पाई जाएगी? आपकी नेगेटिव पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, यानी कम होती है। क्लियर भाई? एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अपनी पढ़ाई है। उसके बाद दूसरा है भाई अच्छे बीज, खाद और उर्वरक। हरित क्रांति 1969 के अंदर आई। हरित क्रांति आई तो उसके अंदर क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र के जो बीज थे, फसलों के बीज थे, उनके ऊपर ध्यान दिया गया, उनकी नस्लों पर ध्यान दिया गया, उनकी किस्मों पर ध्यान दिया गया, साथ साथ सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया गया, इसके साथ साथ जरूरत है रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयों ध्यान दिया गया। तो किसी भी खेत में या किसी भी कृषि क्षेत्र में अगर रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक सही तरीके से किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कृषि उत्पादकता क्या हो जाएगी? वहां पर बढ़ेगी और अन्यथा कम होगी। ठीक है भाई? क्लियर? उसके बाद आगे है भाई कृषि यंत्र। कृषि यंत्र के अंदर ये देखें, आज के वर्तमान में देखें, ट्रैक्टर है, हड़ंबा है, थ्रेशर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ठीक है, और ट्राली वगैरह है, और भी कई हैं। ये सारे क्या है? कृषि यंत्र हैं। ये यंत्र यदि आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के हैं, नवीनतम तकनीक के हैं, अच्छे बढ़िया हैं, कम समय में ज्यादा काम करने वाले हैं, तो वहां कृषि उत्पादकता ज्यादा होगी, कृषि उत्पादन ज्यादा होगा। और अगर ये पिछड़े हुए हैं, पुराने तरीके के हैं, पुरानी तकनीक के, तो वहां उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला है भाई वैज्ञानिक ढंग से कृषि। वैज्ञानिक ढंग से कृषि क्या होती है? फसल चक्र। सुने आपने फसल चक्र? फसल चक्र नाम से स्पष्ट है, फसलों को अदल बदल करके बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र। जैसे पहले गेहूं बो दिया, उसके बाद चावल बो दिया, उसके बाद गन्ना लगा दिया, उसके बाद कपास लगा दी, तो रबी के बाद खरीफ के बाद रबी की फसलें। इस प्रकार से फसलों को बदलने की क्रिया और पानी, सिंचाई यानी सिंचित करने की व्यवस्था, पानी देने की व्यवस्था, नलाई करने की व्यवस्था, खुदाई करने की व्यवस्था, बिजाई करने की व्यवस्था, कटाई करने की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं में वैज्ञानिक तरीके हैं, नए आविष्कार
आविष्कार है, अच्छी नवीनतम तकनीक है, तो वहां पर कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, और अगर ये वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रही है तो वहां कृषि उत्पादकता क्या होगी, कम पाएगी। ठीक है। उसके बाद भाई भू संरक्षण। भू संरक्षण इसका मतलब भूमि की रक्षा, भूमि का संरक्षण। भूमि कैसे किससे खराब होती है, या तो बाढ़ से होगी भाई, ठीक है, या हवा से होगी, या ऊपर उर्वरा शक्ति जो इसमें लवण, खनिज लवण वगैरह, जैसे कई भूमि देखिए आपने जो सफेद हो जाती है, ऊपर लवण सा जाता है, नमक सा जाता है, तो वो ऊपर से सारी की सारी क्या हो जाती है, लगातार अगर तो बंजर हो जाती है भूमि इस तरह की। तो उससे उन चीजों से बचाने की जो क्रिया है वो क्या होगी, भू संरक्षण, अर्थात बाढ़ को रोकना, बाढ़ को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, चाहे वो पानी या तेज हवा, पानी या तेज हवा से जो मिट्टी कट करके दूसरी जगह जाती है उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन और भूमि की जो नमक लवणीय जो ऊपर नमक की जो परत होती है, ये अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वहां कृषि उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी, और अन्यथा वहां पर कम पाई जाएगी। उसके बाद मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका मार्केटिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यदि मार्केटिंग सही ढंग से है, अच्छे ढंग से है, तो वहां निश्चित तौर पर क्या होगी भाई, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया उत्पादकता पाई जाएगी। मार्केटिंग क्या होता है, पहले बताया था मैंने, किसान के खेत खलिहान से, यानी खेत खलिहान से लेकर के, खेत खलिहान से लेकर के मंडियों तक भाई, मंडियों तक अनाज पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, भाव ताव तक प्रक्रिया है, ग्रेडिंग के हिसाब से फसल के भाव ताव की प्रक्रिया है, वहां तक की जो सिचुएशन होती है उन सबको क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। यानी खलिहान से फसल ले जाओ, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से उनको लाद करके मंडियों तक ले जाओ, मंडियों के अंदर डेयरी लगाओ, वहां पर बोली लगाओ भाई, बार्गेनिंग पावर लगाओ, और उसके बाद रेट निश्चित करवाओ और फसल बिक जाती है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, मार्केटिंग होती है। ये प्रोसेस जितनी बढ़िया, उपयुक्त, सभी को समझ में आने वाली होगी, तो वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और नहीं तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहां पर कम। ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट हमारा वो है भाई शिक्षा और अनुसंधान। शिक्षा और अनुसंधान, देखो शिक्षा व अनुसंधान, कृषि क्षेत्र के अंदर शिक्षा और अनुसंधान आजकल जरूरी हो चुके हैं। इसलिए अपने हिसार के अंदर क्या है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर अनेक फसलों को क्या किया जाता है, वहां पर तैयार किया जाता है, उनकी किस्म नस्ल अलग अलग तैयार की जाती है, उनकी वैरायटी तैयार की जाती है उनकी, तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। किसान वहां ट्रेनिंग भी लेते हैं। हरियाणा भारत सरकार ने किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है 1553 के ऊपर, 1551 के ऊपर अगर कॉल करोगे तो वहां पर आपको पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी। ठीक है, किसान क्रेडिट स्कीम है। तो इस तरह की जो स्कीम होती है वो क्या होती है, शिक्षा और अनुसंधान होती है। इसके अंदर ये देखी जाएगी फसल को कितने दिनों तक कौन संरक्षण करना है, कौन सी कीटनाशक दवाई चाहिए, कौन सी खाद चाहिए, कौन सी देसी खाद चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, इन सब चीजों को किससे जानकारी मिलती है भाई, इन सब चीजों की शिक्षा और अनुसंधान से। तो कृषि क्षेत्र में शिक्षा व अनुसंधान से संबंधित जितना भी ज्यादा जागरूकता और कार्य होगा, रिसर्च होगी, तो निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहां क्या होगी, ज्यादा होगी भाई। फिर किसी एक पशु है वो भी कृषि का क्या आता है, भाग होता है भाई। पशुओं की नस्ल में सुधार में, पशुओं की नस्ल में सुधार, अगर पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तो भाई वहां पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा पाई जाएगी भाई। जैसे मान लो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं भाई, गाय वगैरह हैं, और भी हमारे बहुत सारे पशु हैं, तो उनकी नस्लों के अंदर अगर सुधार होंगे तो करनाल अपने रिसर्च है जो ये डेयरी वाला रिसर्च है, तो इसके अंदर क्या है, यही तो है। कुछ दिन पहले आपने देखा क्लोन कटड़ी बनाई गई थी, इन्होंने रिसर्च की थी, तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट रहे उसके। आज पूरे देश के अंदर वो चीजें फैली हुई हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा दूध भी ज्यादा देती हैं वो, और वैसे भी बहुत ज्यादा सभी पॉइंट सारे पॉइंट क्या है वो अच्छी नस्लें हैं। तो ऐसे में क्या होगी, खेती बड़ी ज्यादा होगी, अच्छी उत्पादकता होगी भाई। ठीक है। उसके बाद और भी जो तत्व है, जैसे फसलों को नष्ट होने से फसल बीमा में, फसल बीमा अगर मान लो फसल बीमा अगर सरकार अच्छी तरीके से करती है या संस्थाएं करती है कोई भी, तो किसान उससे क्या होता है, मोटिवेट हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा फसलों को ध्यान से बोएगा और ज्यादा खेती भी करेगा, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। फिर वही कोई अगर मान लो टीडिया वगैरह वो की जाए तो उसका एक अभियान चलाओ, अगर अभियान चलाएं उसको दूर करने के लिए, तो वहां भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है।
ठीक है। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को प्रभावित यानी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले क्या था, सिंचाई सुविधाएं। दूसरा क्या था भाई, अच्छे उर्वरक और बीज भाई, अच्छे उर्वरक, खाद और बीज, खाद और बीज, ठीक है। और फिर तीसरा था वैज्ञानिक ढंग से कृषि भाई, वैज्ञानिक ढंग से कृषि भाई, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से कृषि भाई। और चौथा कौन सा था हमारा, कृषि यंत्र भाई, कृषि यंत्र। अगर कृषि यंत्र अगर सही होंगे, कृषि यंत्र अगर सही किसी देश की खेतीबाड़ी के होंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट पाए जाएंगे भाई। और उसके बाद हमारे थे भाई भूमि संरक्षण, मार्केटिंग भाई। एग्रीकल्चर यदि मार्केटिंग भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर सही तरीके से व्यवस्था होगी, सही अच्छी व्यवस्था होगी तो वहां पर निश्चित तौर पर क्या होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का विकास होगा भाई, ठीक है। और उसके बाद भू संरक्षण, भूमि संरक्षण। तो इस प्रकार से 5-4 कारण है, आप ये चीजें देखिए। उसके बाद है भाई कृषि उत्पादकता में पिछड़ेपन के क्या कारण है भाई, कृषि उत्पादकता में पिछड़ेपन या धीमे होने के क्या कारण है, ठीक है। तो ये चीजें हम इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे ये तो एग्रीकल्चर उत्पादकता में पिछड़ेपन के क्या कारण है, ठीक है, पिछड़ेपन के क्या कारण है। सबसे पहला जो हमारा कारण है वो है भाई भारत पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का ज्यादा दबाव है। इस क्या है, जनसंख्या का ज्यादा दबाव है, जनसंख्या का ज्यादा दबाव है। जनसंख्या के ज्यादा दबाव के कारण जनसंख्या के ज्यादा दबाव के कारण भारतीय कृषि उत्पादकता पिछड़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ से कृषि पर बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ से जनसंख्या भी तेज गति से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, छिपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है और ज्यादा लोग कृषि के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। इसलिए कृषि के अंदर जो प्रतियोगिता है, कृषि क्षेत्र के अंदर जो प्रतियोगिता है वो कम होती जाएगी। और किसी भी देश की प्रतियोगिता कम होगी तो वहां बचत और निवेश कम हो जाएंगे, बचत और निवेश कम हो जाएंगे, मांग कम हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और आय भी कम हो जाएगी और पिछड़ापन के कारण बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला कारण। उसके बाद दूसरा कारण है सामाजिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण। भारत के गांव का सामाजिक वातावरण भी कृषि के लिए बाधक है, क्योंकि भारत कृषि क्षेत्र में जो सामाजिक वातावरण में सारे कारण आएंगे, समाज के जितने भी कंडीशन है वो सारी के सारे इसके अंदर आ जाएंगे सामाजिक वातावरण के अंदर। यानी समाज पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, खेती की जानकारी नहीं है, कौन सी फसल कब बोल जाएगी, कब काटी जाएगी, कितनी उर्वरक खाद चाहिए, कितनी कीटनाशक चाहिए, कृषि क्षेत्र के शिविर लग रहे हैं, शिविरों में नहीं जाते हैं, कृषि क्षेत्र की जानकारी अखबार, टीवी, रेडियो के माध्यम से जाती है वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे के अंदर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पिछड़ापन पाई जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद तीसरा भाई संस्थागत और गैर संस्थागत, ये लिख सकते हो आप। और मानवीय 3 भागों में बांटा, मानवीय तत्व, संस्थागत और तकनीकी, सीधा भी कर सकते हैं। तो संस्थागत तत्वों में सबसे जो पहला था वो है खेतों का छोटा आकार है। भारत में अधिकतर खेत बहुत छोटे-छोटे हैं। भारत में खेतों का औसत लगभग 1.15 हेक्टेयर है, जो लगभग 67% जोते तो 1 हेक्टेयर से कम हुई, तो 83% जोते 2 हेक्टेयर से भी आकार की कम हुई। इस प्रकार से अगर देखें तो ये जोतों का जो आकार है, जोतों का आकार या खेतों का आकार ये छोटा है, छोटा होने के कारण अपव्यय ज्यादा होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है। तो खर्च ज्यादा होगा किसी चीज में, उत्पादन उसकी तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो, तो वे उत्पादकता क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। खैर भाई भू-स्वामित्व प्रणाली भाई भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है जमींदारी प्रथा रही है। भू-स्वामित्व प्रणाली रही है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों ने 3-4 कानून बनाए थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी प्रथा थी। तो स्थायी बंदोबस्त का ये था कि भूमि सदा के लिए जमींदारों को ठेके दी जाती थी, सदा के लिए क्या थे बड़े-बड़े। तो वो नीति 1950 तक चलती आ रही थी हमारी, क्या थी 1950 तक। उसके बाद भूदान योजना चलाई गई थी, लेकिन उसका भी रिजल्ट आज भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। आज भी बहुत सारी भूमि क्या है जमींदारों को ठेके दिए जाते हैं। तो भू-स्वामित्व प्रणाली, अब मतलब मेरे को तसल्ली, मेरे ये गारंटी नहीं है मेरी जमीन मेरे को मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, इसलिए मैं खेतीबाड़ी के अंदर काम क्या करूंगा,
मन से नहीं करूंगा, ईमानदारी से नहीं करूंगा, तो वहां उत्पादकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद तकनीकी तत्वों के अंदर यदि देखें तो सिंचाई की कम सुविधाएं, सिंचाई की कम सुविधाएं, सिंचाई की कम सुविधाएं, सिंचाई की कम सुविधाएं, कम सुविधाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायः पठार की स्थिति देखिए, दक्षिणी भारत की, मध्य भारत की, तो वहां पर तालाबों से ज्यादा क्या होती है, सिंचाई के साधन विकसित होते हैं। फिर नदियां सदा नीरा नहीं है वहां। उत्तरी भारत में मान लिया नदियां क्या है, सदा नीरा है, इसलिए नदियां सारे साल बहती रहती हैं, तो पानी की कमी बहुत कम होती है वहां, यहाँ पर। लेकिन वहां पर फसलें क्या होती हैं, सूखी ज्यादा रहती हैं, पानी की स्थिति, तालाबों के अंदर कितने दिन पानी रखोगे आप, नहरें तो जरूरी है ना, तो इसलिए वहां पर सिंचाई के साथ रहते नहीं है। फिर भी अगर है भी तो भी वो आज भी पुराने ढंग से 30-35% लोग तो आज भी अपनी खेती को पुराने ढंग से, पुराने तौर तरीके से क्या है करते जा रहे हैं, तो उसके अंदर नहीं है। फिर ऊबड़ खाबड़ भूमि है, वहां पर पानी आप उड़ा करके आप नहर का या उनका पानी नहीं लगा सकते, वहां फौरा सिस्टम या फाउंटेन सिस्टम क्या होता है लगाया जाता है, तो जिसके द्वारा, लेकिन वो एक थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए क्या कर सकता है, जमीन को गीला रख सकता है, उसके बाद फिर वो हो जाएगी। तो सिंचाई की सुविधा क्या है हमारी, कम विकसित है भाई। और सिंचाई के साथ साथ मानसून की स्थितियां भी सही उपयुक्त नहीं है, कई बार मानसून लेट हो जाता है, कई बार पहले जाता है, कई बार आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कृषि व्यवस्था की उत्पादकता क्या होगी भाई, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वो कम होती जाएगी। पिछले पुराने कृषि यंत्र में मैंने बताया कि कृषि क्षेत्र में आज भी लोग क्या है, पुराने कृषि यंत्रों से ही प्रयोग करते जा रहे हैं, चाहे वो जैसे ये है ट्रैक्टर है, ये है बहुत कम है। कितने आदमी गांव में मान लो आप नजर उठाए देखो, कितने आदमी के पास ट्रैक्टर है, 10 या 15-20 लोगों के पास है, जबकि खेती बाड़ी तो गांव के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो 90% के लगभग खेती करते हैं वहां पर। ठीक है ना, तो ऐसे में सभी के पास काम। फिर कुछ लकड़ी के हल, तौला, कस्सी, दराती, इनका भी आज तक क्या करते हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और खेती के अंदर उत्पादकता कम करती है। उसके बाद भाई अधिक उपज वाले बीजों की उपलब्धता नहीं है भाई, अधिक उपज वाले बीजों की उपलब्धता न होना, अधिक उपज वाले बीजों का उपलब्ध न होना, उपलब्ध न होना। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम अपनी फसल होगी, फसल के अंदर ही थोड़ा बहुत अनाज बचा के रख लेते हैं कि भाई ये बीज के लिए, ठीक है, जबकि बीज रिसर्च और डेयरी जो कृषि विश्वविद्यालय है उनसे सर्टिफाइड होना चाहिए, या सरकारी संस्थाओं या उनसे क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। अब मान लो 100 बीज है, उसमें 20 बीज क्या चले गए आपके, रद्दी चले गए हो गए, तो वहां पर कृषि की फसलें नहीं होगी, तो उत्पादकता कहां से होगी। तो इस प्रकार से अच्छी फसल, अच्छी नस्ल यानी उपयुक्त उपज वाले बीज वहां पर नहीं है भाई। खाद की कमी है भाई, खाद की भारत के अंदर जब भी तो ये शिविर लगा रहे हैं, अपने कंपोस्ट खाद करो, केंचुआ खाद करो, गोबर की खाद तैयार करो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आए और लोगों को लघु कुटीर उद्योग के रूप में रोजगार भी मिल जाए। तो इस तरह से ये चीजें क्या है भाई, तो खाद की कमी के कारण भी हमारे भारतीय कृषि क्षेत्र के अंदर क्या पिछड़ा पड़ा है भाई। फिर भाई मार्केटिंग दोषपूर्ण है, मार्केटिंग दोषपूर्ण, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो उसके अंदर काफी कमियां पाई जाती है, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, फसलों की खराब मंडी मतलब होती रहती है, बर्बादी होती रहती है, मंडियों में लेकर 5-5 दिन 10-10 दिन तक भाव नहीं लगता, पशुओं का आवारा पशु खराब कर देते हैं, हवा से रेत पड़ जाता है, उसके अंदर पानी, अगर बारिश हो जाती है तो फसल क्या होती है, वहां पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे यह मार्केटिंग की सही व्यवस्था वहां पर नहीं है भाई, इसलिए भी क्या है हमारी ये कम है। फिर बीमारियों से भी, टीडियों और बीमारियों से भी, अब पीछे आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक अफवाह आ गई थी पाकिस्तान से क्या आ रही है, टीडियों का दल आ रहा है, ठीक है, और आया भी वो गुड़गांव साइड को, उधर को राजस्थान उधर साइड में आया, अपने कम आने पाई यहाँ पर एक दो आने पाई, लेकिन टीडियों का अगर दल आ गया तो उसको अभी भी भारत में इतनी टेक्निक नहीं है कि उनको वहीं पर खत्म किया जा सके। तो कहां पर फिर उत्पादकता होगी, तो कृषि उत्पादकता कम होने के कारण एक ये दुर्बल पशु है, पशु हैं वो भी हमारे इतने ज्यादा अच्छे, मजबूत और तगड़े वाले नहीं है, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव के अंदर प्रभाव पड़ रहा है। दोषपूर्ण मिट्टी है भाई, मिट्टी या तो लाल रंग की मिट्टी है, या जल कटाव है, या ऊंची नीची है, या पथरीली है, या उबड़ खाबड़ है, या बजरी कंक्रीट वाली है, तो ऐसे के अंदर फसल उगनी काफी मुश्किलें हो जाती है, इसलिए उत्पादकता हमारी क्या है, कम। 60 सुविधाओं की कमी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 60 सुविधाओं की कमी में, 60 सुविधाओं की कमी,
साख सुविधाएं क्या होती है भाई? साख सुविधा, साख का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का मतलब बैंकों से जो पैसे मिलते हैं वो। अगर वो खेती के लिए साख सुविधा है नहीं, अब भी नहीं है ज्यादा। एक किसान को लोन मिलता है, मान लो 50 फॉर्मेलिटी होती है उसकी, वो जाओ तहसीलदार कन जाओ, फलाने जाओ, उसकन जाओ, फिर पटवारी कन जाओ, वहां जाओ, घूमता रहता है, 2 महीने तक उसको लोन नहीं मिलता है। तो कहां साख सुविधाएं मिली? मनी लेंडर से अगर पैसा ले लिया, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा ले लेता है, तो उसको ब्याज ही नहीं पूरा होता उसका। तो वहां पर यानी अगर संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों कारकों से देखें तो साख सुविधाएं भारत के अंदर नहीं है, इसलिए कृषि उत्पादकता के अंदर सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण माना जा सकता है। यदि किसी भी देश के अंदर कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को अच्छी तरीके से सही मात्रा में सही दर पर साख जल्दी से मिल जाए, जल्दी से पैसा मिल जाए, तो वहां पर कृषि उत्पादकता क्या हो सकती है? बढ़िया हो सकती है भाई। उसके बाद बिजली की जगह लगा लेना आपने ऊर्जा के संसाधनों की कमी हुई, ऊर्जाओं की कमी। बिजली जो कृषि क्षेत्र में ज्यादातर क्या प्रयोग होती है? बिजली प्रयोग होती है भाई, और तो कुछ प्रयोग होता ही नहीं है। हालांकि डीजल का प्रयोग होता है, जिस जगह बिजली से ट्यूबवेल नहीं चलता है, ट्रैक्टर के द्वारा डीजल से भी चलाए जाते हैं वो। लेकिन डीजल क्या है? महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ठीक है। और ऐसे में बिजली भी क्या होती जा रही है? महंगी होती जा रही है। बिजली किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत रियायती दर के ऊपर दी जा रही है। अगर हमें किसानों को अगर बिजली औद्योगिक क्षेत्र में जिस रेट से जा रही है उसी रेट से चली जाए, किसान खेती करना बंद कर देंगे, इतनी महंगी है। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी बिजली है वो पहले पानी से तैयार होती थी, लेकिन आजकल कोयले से तैयार होती है। और कोयला क्या है? अनवीकरण साधन है भाई, गैर परंपरागत साधन है जो जल्दी खत्म होने वाला साधन है, इसलिए वहां पर महंगी होती है। तो बिजली की कमी के कारण भी कृषि उत्पादकता पिछड़ी होगी। संचार अधोसंरचना भी नहीं है भाई, गांव में संचार की व्यवस्था नहीं है, किसानों को सही तरीके से तकनीक मिल ही नहीं रही। हालांकि किसान कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कितने आदमी प्रयोग करते हैं? उसको करते नहीं है। रेडियो, टीवी पर, अखबारों, उन पर भी जानकारी नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन की, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण भी क्या हुआ? पिछड़ा हुआ। अब इसके सुधार के कारण में इनके सब पॉइंट ऑफ उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहला है जनसंख्या के दबाव को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जनसंख्या के दबाव को कम करना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। जनसंख्या के दबाव को कम करना चाहिए। किस क्षेत्र पर? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर पर जनसंख्या के दबाव को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, ताकि जनसंख्या जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो दूसरे क्षेत्र के अंदर लग पाए, दूसरे क्षेत्र के अंदर लग पाए, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ना हो, उनकी सीमांत उत्पादकता में कोई कमी ना आए और कृषि उत्पादकता क्या हो? धीरे धीरे बढ़ती जाए। दूसरी बात, जो खेती है वो वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। किस ढंग से होनी चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। किस ढंग से होनी चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, अर्थात फसल चक्र के हिसाब से, और नए नए आविष्कार होने चाहिए, नई नई तकनीक होनी चाहिए, नई नई विधियां होनी चाहिए। मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर की क्या होनी चाहिए? सही तरीके से होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम वाली, मिनिमम कॉस्ट वाली नीति होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र के अंदर यदि मिनिमम कॉस्ट होगी तो वहां किसान का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा, और भी मोटिवेट होगा, कृषि ज्यादा करेगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। कृषि यंत्र सही होने चाहिए भाई। कृषि यंत्र क्या होना चाहिए? आधुनिक होना चाहिए भाई। कृषि यंत्र आधुनिक और कम समय में ज्यादा फसल उत्पादन करने वाले होने चाहिए। चाहे वो ट्रैक्टर हो, डंबा हो, कल्टीवेटर हो, हायरो, कुछ भी हो जाए, कृषि क्षेत्र में जितने भी यंत्र प्रयोग होते हैं वो क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक और आधुनिक और नवीनतम तकनीक वाले होने चाहिए। साख सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए भाई। साख सुविधाओं की व्यवस्था सही होनी चाहिए, यानी सभी लोगों को, किसान छोटा हो चाहे सीमांत हो चाहे लघु हो चाहे बड़ा हो, सभी को क्या मिले भाई? साख सुविधाएं मिले, पैसा मिले, लोन मिले और सारी चीजें भी सुविधाएं मिले। फसल बीमा योजना होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो पहले कर रखी है भाई फसल बीमा योजना। अगर आपकी फसल कीटनाशक, आपकी फसल बाढ़ से या प्राकृतिक प्रकोप से या फिर दवाइयों से या वातावरण से इस तरह से खराब हो जाती है, तो वहां क्या होना चाहिए? फसल बीमा होना चाहिए, उनको मुआवजा होना चाहिए। और हरियाणा सरकारी क्षेत्र में आगे भी है, आपने देखा होगा एक किले के बहुत सारे रुपए क्या होते हैं? मिलते हैं। कई बड़े बड़े जमींदारों को तो मतलब 5-5 लाख रुपए तक की, 6-10 लाख रुपए की क्या मिले हैं? सुविधाएं मिली है। अगर जिसके 200-250 किले जमीन है उसके 50 किले, 60 किले, उनके भी लाख 2-2 लाख की क्या मिली हमें? मदद मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? सिंचाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सिंचाई की
व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर ऊबड़ खाबड़ है उस जमीन को ऊपर से समतल फिर नीचे समतल भी ये करनी चाहिए, कंक्रीट वाली उसके अंदर और दूसरी चीजें मिलानी चाहिए भाई इस प्रकार से। और नहरों की व्यवस्था सही होनी चाहिए, नालियां पक्की होनी चाहिए, और जो ये जाते हैं जो खाड़ होते हैं, जो ये होते हैं नालियां छोटे, उनको क्या होना चाहिए, पक्के होना चाहिए। और सभी किसानों को पानी के वार के हिसाब से अच्छे ढंग से क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जिन इलाकों के अंदर नहर का पानी नहीं पहुंचता वहां फाउंटेन सिस्टम या फुहारा सिस्टम क्या होना चाहिए, सही तरीके से मजबूत होना चाहिए। तालाबों की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए, तालाबों के अंदर पानी अच्छा और साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं भाई, अच्छी नस्ल के बीज भाई, अच्छी नस्ल के बीज होने चाहिए। जैसे गेहूं के आ रहे हैं 306 आए हुए हैं, 283 आए हुए हैं, चावल के भी आए हुए हैं इसी प्रकार। तो इस प्रकार अच्छे क्या होने चाहिए, खास किस्म के बीज होने चाहिए, यानी अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। अच्छी किस्म, अच्छी और बढ़िया पैदावार, ये लिख सकते हो, अच्छी और बढ़िया पैदावार वाले बीज चाहिए, पैदावार वाले बीज होने चाहिए। ये बीज एकदम, अगर किसान का बीज फसल की कृषि क्षेत्र में बीज अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। उसके बाद भाई प्रशासन सही होना चाहिए भाई, भ्रष्ट प्रशासन नहीं होना चाहिए। कई बार नीतियां लागू कर देती है गवर्नमेंट, लेकिन उसका लाभ है वो आखिरी किसान तक, छोटे किसान तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, प्रशासन जिसने भी गलती कर दिया उसको पूरी तरह प्रावधान, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए भाई। कीमतों में स्थिरता होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जितनी कीमतें हैं उनके अंदर एक स्थिरता होना चाहिए, तभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी अपनाते हैं, एमएसपी जो आजकल चला हुआ है इसका। तो एमएसपी इसलिए है कि किसान, ताकि ये पता चल लग जाए किसान को भाई इतनी फसल तो तेरी बिकनी है, चाहे वो कितना है भाव मंडियों के अंदर, तेरा कितना बिकना है। तो इस प्रकार से भी मोटिवेट होता है, ज्यादा कृषि उत्पादकता होती है भाई। भू सुधार कार्यक्रमों को सख्ताई से लागू करना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए, भू सुधार कार्यक्रम कौन कौन से हैं, 6 है। भूमि जो जमींदारों के जमींदारी प्रथा का अंत करना चाहिए, जोतों के आकार को बढ़ाना चाहिए, खेतों के आकार को बढ़ाना चाहिए भाई, ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करनी चाहिए। तो भूमि के अंदर जितने भी जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन सब चकबंदी करनी चाहिए। आजकल किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, चकबंदी नहीं है, मेड़बंदी नहीं है, म्यालबंदी नहीं है, और पशुओं से रक्षा नहीं है। तो ऐसे में किसान की फसल क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, उत्पादकता उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद भाई काश्तकारी प्रथा में सुधार होना चाहिए। काश्तकारी क्या होता है, खेती करने वाला को काश्त कहते हैं। काश्तकारी प्रथा में मालिक और मजदूर का संबंध नहीं होना चाहिए। कई बार है ना ऐसे संबंध रहते हैं कि जमींदार किसानों का, जिसको ठेके दे रहा है, उसका जमकर शोषण करते हैं। उसकी जैसे जमींदार ने खेत दे दिया, अपना ठेके दे दिया किसी को, और मजदूर लगा दिया, वो मजदूर से क्या करेंगे, रोटी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, झाड़ू पोछा, भैंसों का सारी चीज बनवाएंगे, जबकि उसका काम क्या है, काश्त करना खेती करना है। लेकिन खेती करने के साथ साथ और भी कामों के अंदर क्या कर देते हैं, वो उनके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। इसलिए काश्तकारी प्रथा के अंदर क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कृषि में बताते हैं मिश्रित खेती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिश्रित खेती होनी चाहिए। अगर हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, मिश्रित खेती, यानी अनाज की फसलों के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और मुर्गी पालन, इन प्रकार की एक्टिविटियों का भी प्रयोग होना चाहिए, ताकि किसान को एक चीज से अगर नुकसान हो जाए तो दूसरी चीज से क्या हो जाए, उसकी भरपाई हो जाए। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रसार, कृषि क्षेत्र के अंदर शिक्षा और अनुसंधान लगाना है। शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च करनी चाहिए कि भी जैसे कपास की खेती कम हुई तो क्यों हुई, ज्यादा होती है तो कैसे होती है, कौन कौन सी विधियां होंगी, कौन सी दवाइयां होंगी, कौन से क्या होंगे, कौन से बीज होंगे, कौन से, तो इस प्रकार की चीजें उसके अंदर क्या होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए भाई। उसके बाद है पशुओं की नस्लों में सुधार। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था है संसार के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर पशुओं की नस्ल में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें बहुत अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बीमारियों से रक्षा करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। किसानों के जोखिम में कमी होनी चाहिए भाई। जैसे वर्षा न होती है तो प्रावधान होना चाहिए, वर्षा ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो रोकने का प्रावधान होना चाहिए भाई। टिड्डियां वगैरह या और भी जो खरपतवार, ये जो फसल को खराब करने वाले होते हैं, उनका भी क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए भाई, ठीक है। छोटे किसानों को मदद करनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़ानी है तो छोटे किसानों की मदद करनी चाहिए हमें। छोटे किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं भाई, उनको ट्रैक्टर कम कीमत पर लोन दे दो, 1 किले के ऊपर जो स्कीम है भारत सरकार की, किसान क्रेडिट कार्ड बना दो उनका, ताकि वो पैसा ले ले 1 साल तक मनी लेंडर के चुंगल में ना फंसे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे सके। उनको बीज फ्री दे दो, उनकी फसल को कंपटीशन में लगा करके उनको इनाम दे दो, नहीं उनकी भैंसों
भैंस है, पशु है, गाय है, उनका दूध के कंपटीशन करवा दो, उनका बीमा कर दो आप। तो छोटे किसानों को क्या करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, और उसके बाद भाई कृषि का नियमितीकरण होना चाहिए, नियमित होनी चाहिए कृषि क्षेत्र के अंदर, और कृषि क्षेत्र के अंदर पूंजी प्रवाह इससे बढ़ेगा। और भाई उदारीकरण की नीति होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की टाइट और प्रतिबंधात्मक नीति नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, उदारीकरणात्मक नीति होनी चाहिए भाई। फलों और सब्जियों की उत्पादकता में वृद्धि करने वाले परिवर्तन भी होने चाहिए भाई। और उसके बाद फिर है अधिक उपज वाले बीज होने चाहिए, कृषि भूमि का विकास करना चाहिए। भारत में क्या है 23 से 24% चारागाह के लिए भूमि है, तो और बंजर भूमि भी बहुत है। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र योग्य भूमि क्या करनी चाहिए, हमें बनानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद सहकारी खेती की व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी भूमि सुधार कार्यक्रम में आ गया, भूमि सुधार कार्यक्रम पहले 6 था वो, जमींदारी प्रथा, काश्तकारी प्रथा में सुधार, भूमि जोतों की उच्च सीमा, ठीक है, भूमि की चकबंदी, सहकारी खेती, भूदान आंदोलन, ये बिक्री में सुधार हटा दिया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 1999 के अंदर आरंभ की गई थी भाई, उसको सख्ताई से लागू करना चाहिए। कृषि क्षेत्र के अंदर प्रत्येक किसान की फसल का क्या होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, ताकि फसल खराब हो जाए तो बीमा कंपनियां है उसका खजाना देश के या रेडियो, टीवी, अखबार और इनके माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए ताकि वो लाभप्रदता अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी की जांच करनी चाहिए, यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मिट्टी की जांच करनी चाहिए भाई। मिट्टी यदि लवणीय है तो उसके अंदर ऐसे पोषक तत्व डालने चाहिए ताकि उसका लवणे दूर हो जाए, क्षारीय मिट्टी ना बने, उपजाऊ मिट्टी बन जाए, ऊसर मिट्टी ना बने, बंजर भूमि ना बने। ठीक है, तो ये था भाई आपका टॉपिक। इस प्रकार से आप इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लेना, तो ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।